नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बजट का बैग खुलने ही वाला है, चंद दिन बाकी हैं। क्या पूरी होगी मिडिल क्लास की आस? कितना होगा ये बजट खास? आज तक फिर से लेकर आया है जयंत बाबू की क्लास। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जयंत सिन्हा साहब का, जो कि आर्थिक सलाहकार है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर है। वहां पर भी ये अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन यहाँ पर आज ये ज्ञान देने आए हैं बजट के बारे में। तो बजट की कुंजी एक तरीके से समझिए यहाँ पर जयंत जी के पास होती है, वही कुंजी जो आप और हम एग्जाम में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आसान और सरल शब्दों में कैसे एग्जाम को पास किया जाए, ये सारी जानकारी होती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश की। और आज हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि कैसे फिजिकल डेफिसिट देश की अर्थव्यवस्था में लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें सरकार कहां से खर्च करती है और कहां से आमदनी लाती है, इस पर आज की हमारी खास पेशकश में फोकस रहेगा। तो जयंत जी, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़े यहाँ पर पेश किए जाएंगे, उन आंकड़ों के जरिए जानिए और समझिए कि सरकार का वित्तीय घाटा दरअसल क्यों और कैसे ये वित्तीय घाटा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और जो इनकम रेवेन्यू है उसके जरिए आता है। तो 2024-25 के आंकड़े से ही शुरुआत कर लेते हैं जयंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और आपने बिल्कुल सही आंकड़ों के साथ इस एपिसोड की शुरुआत की है। पहली बात तो ये है कि 48 लाख करोड़ खर्चा हुआ, लेकिन 32 लाख करोड़ हम लोगों की कमाई है। और ये अगर 32 लाख करोड़ और 16 लाख करोड़ के घाटे को हम लोग समझें तो ये जो है ये आज के समय हम लोगों के लिए लगभग 5% ऑफ जीडीपी, 4.9% ऑफ जीडीपी का घाटा हम लोग मानते हैं। वित्तीय घाटा इसको कहते हैं। और इसमें जो है एक रेवेन्यू डेफिसिट का भी नंबर है, फिस्कल डेफिसिट में एक रेवेन्यू डेफिसिट का भी नंबर है। उस रेवेन्यू डेफिसिट का नंबर 1.8% है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग समझते हैं कि सब जो हम लोगों के खर्चे हैं, सब जो हम लोग का रेवेन्यू है, उसको किस प्रकार से हम लोग हर साल बढ़ाते हैं। इस साल जो अनुमान था वो 10.8% था कि इस वर्ष हम लोगों के ये सब जो आंकड़े हैं वो 10.8% से बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने बजट में इस तरीके से इसको तैयार किया था। अब जो हमने आपको बताया कि 32 लाख करोड़ जो हैं, 32 लाख करोड़ वो सरकार की कमाई हुई। अब हमें समझना है कि इसका स्रोत क्या है, ये कहां से ये पैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो हम लोग इंडिविजुअल से यानी व्यक्तियों से इनकम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो कितना होता है। वो लगभग 12 लाख करोड़ है। कुल मिलाकर हमारे देश में करीब 8 करोड़ लोग हैं, 8 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। उसमें से आज 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोग लगभग जो हैं वो टैक्स का फॉर्म तो भरते हैं लेकिन इनकम टैक्स लगभग नहीं देते हैं। तो वास्तव में 3 करोड़ ही लोग हैं, 3 करोड़ ही लोग हैं जो लोग इनकम टैक्स देते हैं। और वो 3 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स देते हैं वो 12 लाख करोड़ का इनकम टैक्स भरते हैं। जो सबसे मुख्य जो हम लोगों का कमाई का स्रोत है वो है जीएसटी। और जीएसटी सिर्फ उन लोगों पे नहीं लागू है जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। कोई भी अगर दुकान में जाता है, कोई भी कोई खर्चा करता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, ये सब जो है ये जीएसटी से आती है। 20 लाख करोड़ हम लोग जीएसटी से कलेक्ट करते हैं और इस बार अनुमान है कि ये करीब 12% जीएसटी भी बढ़ने वाली है। तो ये जीएसटी से हम लोगों को कलेक्शन मिल रहा है। तो कुल खर्च जो है वो 48 लाख करोड़ के हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा 32 लाख करोड़ जो हैं, 32 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ जो हैं वो हम लोगों को मिल रहे हैं इंडिविजुअल से। 10 लाख जो करोड़ है, 10 और 11 लाख करोड़ के बीच में ये हम लोगों को कंपनियों से मिल रहा है लगभग, और फिर जीएसटी से। बहुत सारे जो चुनाव हैं वो राज्य सरकार के चुनाव हैं। और आज जिस बजट की जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिस बजट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, वो केंद्र सरकार का बजट है। इसलिए बहुत सारे जो महिला सम्मान योजना या लाडली बहना योजना, ये सब जो योजनाएं जो आज के समय इतनी मशहूर हो गई हैं, ये सब योजनाएं राज्य सरकार की योजनाएं। लेकिन बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार की भी हैं। और जब हम लोग बजट में जो 48 लाख करोड़ का जो खर्चा है उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो स्पष्ट नजर आती है कि उनका जो है कितना बड़ा हिस्सा है पूरे बजट में। अब ये भी आंकड़े एक बार वो आंकड़े यहाँ पर दिखा देते हैं जिसमें 2024-25 के आंकड़े हैं। केंद्र सरकार का कुल अनुमानित खर्च है इसमें,
और मुख्य जो खर्चे हैं किन किन क्षेत्रों में है, ये देखिए। ये जो हैं, जो हमने बताया आपको कि 48 लाख करोड़ के खर्चे हैं, वो खर्चे कहाँ जाते हैं? सबसे जो बड़ा जो हम लोगों का खर्चा का जो जगह है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जिसपे हम लोग 6.2 लाख करोड़, 6.2 लाख करोड़ का हम लोगों का खर्चा है। अब आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को फूड सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस पे हम लोग 2 लाख करोड़ हम लोग खर्च कर रहे हैं। जो हम लोग किसानों को हम लोग सहयोग दे रहे हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के द्वारा, उसमें 1.7 लाख करोड़ का भी खर्चा आप देख रहे हैं, आप जा रहे हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में भी 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ का खर्चा किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी 2.7 लाख करोड़ का खर्चा है, और रेलवे पे भी काफी बड़ी रकम हम लोग खर्च कर रहे हैं। जब आप लोग जीएसटी का जो आप लोग पैसा देते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो किसी भी खर्चे का हो, ये सब जो 48 लाख करोड़ खर्चे हैं वो ऐसे ऐसे जगह में इनको बांटा जाता है, यहाँ खर्चा किया जाता है। एक बार ये 2020 से अब तक के आंकड़े देख लेते हैं, जिसमें डिफेंस बजट जो करोड़ रुपए में है वो जीडीपी के अनुपात में कितना बढ़ा या फिर घटा है, ये जैन जी से समझ लेते हैं। नेहा जी, हम लोगों के लिए जो है सुरक्षा पे खर्चा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको मालूम है कि कितने खतरे हमारे देश के इर्द गिर्द चल रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, हर चीज पे हम लोगों को सचेत रहना है, सतर्क रहना है। हम लोगों के अपने वीर सिपाहियों को बढ़िया से बढ़िया हथियार देना है, हर साधन देना है। और इसलिए मैं इस बार खास आपका ध्यान डिफेंस एक्सपेंडिचर पे लगाना चाहता हूं। और आप देखिए कि डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, और थोड़ा बहुत कोविड के कारण जो हम लोग एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी जो खर्चा किया करते थे, लगभग 3% जो चला गया था, 2.18% आप देख रही हैं नेहा जी, वो थोड़ा बहुत घट के लगभग 2% पे आ गया है। ये हम लोगों के सुरक्षा और डिफेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है इसको फिर हम लोग बढ़ावा दें। ये अच्छा संकेत है, ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत खतरे हैं, खतरा है, और इसलिए जरूरी है कि हम लोग आधुनिक से आधुनिक हथियार, बढ़िया से बढ़िया सिपाही, हर साधन ये हम लोग अपने फौज को दें, और इसलिए डिफेंस एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना बहुत ठीक है। बहुत ये तो जरूरी बात है। हो गई डिफेंस की। अब शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है जीडीपी के अनुपात में, ये एक बार समझ लेते हैं जैन जी के माध्यम से। और यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिसमें शिक्षा पर लगभग 4.1% से 4.6% जीडीपी के अनुपात में खर्च किया जा रहा है 2015 से लेकर 2024, यानी कि 10 साल का यहाँ पर आप आंकड़ा देख रहे हैं। जैन जी। नेहा जी, हम लोगों ने कहा है कि सबसे जरूरी है कि रोजगार का सृजन हो और विश्व में हमारा कंपेटिटिवनेस बढ़े, हमारे लोग सबसे बढ़िया हो, उनके पास हर हुनर हो, हर स्किल हो। तो अगर हम लोगों को इस प्रकार से कंपेटिटिव बनना है, विश्व में हम लोग एकदम अच्छा करें, तो हम लोगों को शिक्षा पे खर्चा करना बहुत जरूरी है, और हर स्तर पे खर्चा करना जरूरी है। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेजों में, हायर एजुकेशन में, सब जगह हम लोगों को खर्चा शिक्षा इंटरनेशनल पे। सुझाव क्या कहते हैं इस लिहाज से? नहीं, अगर आप देखें तो हर देश में अलग अलग है, वो तुलनात्मक तौर पे कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं खर्च जो आप प्राइवेट करते हैं कुछ देशों में, कुछ देशों में पब्लिक होता है। लेकिन हम लोगों को इंटरनेशनल जो है वो अगर बेंचमार्क्स देखें, हम लोगों ने कहा हमारे करीब 4% के आसपास है, और देशों में इससे ज़्यादा खर्चा होता है। और इसलिए हम लोगों को अगर अपने युवाओं को पूरी तरीके से अपस्किल करना है तो हम लोगों को शिक्षा में और खर्च करना पड़ेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि 4% से ज़्यादा हम लोगों को 6% तक हम लोगों को शिक्षा पे खर्चा करना चाहिए। तो तकरीबन उस आंकड़े के आसपास हैं जैन जी जो इंटरनेशनल सुझाव में कहा गया है, और इसमें लगभग 4 से 6% शिक्षा पर खर्च बताया गया है। अब हम हेल्थ पर कितना खर्च करते हैं ये एक बार आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। ये भी जीडीपी के अनुपात में प्रतिशत में बताया गया है। 2014 से लेकर 2025 तक के ये आंकड़े हैं जैन जी। तो हम लोग जो खर्चा करते हैं स्वास्थ्य पे, वो भी हमारे ह्यूमन कैपिटल के लिए, हमारे लोगों के लिए अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे हमारा ह्यूमन कैपिटल और सक्षम होता है, वैसे हम लोग कमाई ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और हम लोगों को
और भी तरक्की करने के लिए साधन मिल सकते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोगों के खर्चे काफी कम थे, कोविड के कारण जो थे खर्चे बढ़ गए हैं और अब लगभग 2% के आसपास हैं। इनको भी हम लोगों को और बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य के लिए हर साधन देना चाहिए। ठीक है। तो पिछले कुछ सालों में जो सरकार ने प्रायोरिटी दी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर दी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बजट बढ़ाया है। जीडीपी के अनुपात में हम कैपेक्स दिखा रहे हैं यहाँ पर 2019 से लेकर 2025 तक के आंकड़े हैं, जिसमें जाहिर तौर पर एक बढ़ोतरी, एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। तो ये जो है सरकार ने बड़ी कुशलता से और बड़ी प्राथमिकता देकर किया है, जो हम लोगों के देश के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। 1.6% हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी कर रहे थे। आप देखिए ये कितना बढ़ गया है, अब 3.4% की ओर चला गया है। और अगर आप देश भर में आज अगर यात्रा करें तो आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया वंदे भारत की हमारी ट्रेनें आ गई हैं। अगर आप मुंबई जाएं तो मुंबई में कोस्टल रोड का कितना बढ़िया निर्माण हुआ है। कहीं भी अगर आप घूमें, हमारे ही झारखंड में घूमें, हजारीबाग के आसपास घूमें, आपको बहुत सारी नई नई सड़कें नजर आएंगी, वंदे भारत ट्रेन नजर आएगा। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है ये बहुत ही बढ़िया हुआ है, सबको इसका बहुत लाभ मिल रहा है और सबको इसका बहुत फायदा हो रहा है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़िया रहा है और मेरी तो राय यह है कि इसको हम लोगों को किसी भी हालत में मेंटेन करना है, बहुत बहुत जरूरी। और अंत में बारी आती है इस पूरे डिस्कशन की समरी की, इनके सुझाव के जरिए। जैन जी अपनी जगह पर आकर एक बार फिर से सुझाव बता दीजिए कि इस बार के बजट में एक्सपेंडिचर और इनकम के लिहाज से आपके क्या सुझाव रहने वाले हैं, कैसे राजस्व को बढ़ाया जाए और खर्चे को कम किया जाए। तो जैसे हर कार्यक्रम में, हर एपिसोड में हम लोगों ने किया है, नेहा जी, मैं 3 सुझाव यहां भी देना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि हम लोगों को जो जीएसटी है, जो आज कमाई का सबसे मुख्य स्रोत है, जीएसटी को हम लोग और स्ट्रीमलाइन करें और सिंप्लीफाई करें। मेरा इसमें अनुमान है कि अगर हम लोग जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे, कैटेगरीज एकदम सरल बना देंगे, तो यहाँ कलेक्शन और भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधा भी होगी। तो ये एक ऐसा विन विन है, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, कि इससे देश को बहुत लाभ मिलेगा। तो मेरा पहला सुझाव है जीएसटी का सरलीकरण। ठीक है, और दूसरे सुझाव की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, ये जैन जी का दूसरा सुझाव है। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि कुछ साल पहले हम लोगों के खर्चे जो थे वो लगभग 3% जीडीपी के थे, 3% जीडीपी के। आज के समय थोड़े कम हो गए हैं। इसको हम लोगों को अब धीरे धीरे फिर बढ़ाना चाहिए और मैं समझता हूं कि हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम लोग सुरक्षा पे, अपने भारत माता के डिफेंस के लिए हम लोग 3% जीडीपी का अवश्य खर्च करें। यह हमें सब सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा तीसरे सुझाव की ओर बढ़ते हैं, जो कि आम जनजीवन और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। हेल्थ और एजुकेशन, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च को बढ़ाया जाए। ये भी हम लोगों ने अभी देखा कि जो विश्व के जो मापदंड हैं वो लगभग 6% है शिक्षा पे। आज हम लोग 4% से थोड़ा ज्यादा है, इसको बढ़ाकर हम लोगों को 6% तक ले जाना चाहिए। आज जो हम लोग स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं वो 2.1% के आसपास है, इसको भी हम लोग बढ़ा के 3% ले जाएं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं, हार्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों को अपना सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। हम लोगों को ह्यूमन कैपिटल पे भी इन्वेस्ट करना है। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग शिक्षा में और स्वास्थ्य में जरूर और खर्चा करें, इसको बढ़ावा दें, इससे हम लोग और तेजी से तरक्की करेंगे। चलिए, कुछ राहत भरे सुझाव यहाँ पर जयंत बाबूजी की क्लास में हमें दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर आम जनता का फोकस दरअसल इसी बात पर होता है कि कैसे उनके आम जनजीवन पर इस बजट के बाद असर पड़ेगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो ऐसे ही कुछ राहत भरे अनाउंसमेंट और घोषणाएं इस बजट के बैग से निकल कर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी आपका। जोरदार तालियां एक बार जयंत जी के लिए हो जाए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।